गुड मॉर्निंग बेटा। जी बेटा, कल हमने किया था सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद हमने ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर्स के कुछ कैरेक्टर्स पढ़े थे। ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर कुछ कैरेक्टर्स पढ़े थे कि थॉमस हंट मॉर्गन ने इस इंसेक्ट को, फ्रूट फ्लाई को क्यों सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। देखो समझो, व्हाट इज लिंकेज? इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स ऑफ सेम क्रोमोसोम टुगेदर। ध्यान दो बेटा, ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, ठीक है, क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स पड़ी हुई हैं। हमें पता है ना क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होंगी प्रेजेंट। अच्छा, कोई दो जीन्स हैं, दो जीन्स बहुत पास पास पड़ी हुई हैं, ये देखो ये। ठीक है, क्लियर बेटा? एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, ध्यान दो, डेफिनेशन करवा रही हूं अभी मैं। अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम वाली जीन्स को हम क्या बोल देते हैं? लिंक्ड जीन्स। क्या बोल देते हैं? लिंक्ड जीन्स। ठीक है, क्लियर बेटा? जैसे फिर देखो इधर, ये क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पे पड़ी हुई हैं चाहे ये पड़ी हुई हैं, ठीक है, इन जीन्स को हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन्स। क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? अब ये जो लिंक्ड जीन्स होती हैं, ये वाली जीन्स, जब बेटा क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर, देखो हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर कब होगी? जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड्स होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस ओवर कर जाती हैं। ठीक है, ऐसे वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर जाएंगी। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर में जो लिंक्ड जीन्स होती हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत पास हैं। कैसे बेटा? एक दूसरे के बहुत पास होंगी वो, तो वो क्रॉसिंग ओवर में अलग नहीं हो पाएंगी और अगली जनरेशन में एज इट इज चली जाएंगी। ठीक है, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, मतलब ये वाला क्रोमोसोम जब अगली जनरेशन में जाएगा तो ये कैसे जाएगा? इन दोनों जीन्स के साथ। मैंने जीन का नाम लिख दिया यहाँ पे आपको याद रखने के लिए। कोई दो जीन्स हैं, जीन ए एंड बी जीन, ठीक है, एक दूसरे के बहुत पास पास पड़ी हुई हैं, क्रॉसिंग ओवर में ये सेपरेट नहीं हुई, ठीक है, और अगली जनरेशन में ऐसे ही चली गई। कौन सी जीन्स बेटा? जीन ए एंड जीन बी। तो इन जीन्स को हमने फिर क्या बोल दिया? लिंक्ड जीन्स बोल दिया। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, कौन सी जीन्स? लिंक्ड जीन्स, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज लिंकेज। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज लिंकेज। क्लियर? क्लियर बेटा? तो इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स ऑफ सेम क्रोमोसोम टुगेदर, सेम क्रोमोसोम की जो जीन्स हैं वो इकट्ठी इनहेरिट हो रही हैं, अगली जनरेशन में जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में वो अलग नहीं हो पाई, एक दूसरे के बहुत पास हैं। ठीक है, बहुत पास ये पड़ी हुई हैं, तो क्रॉसिंग ओवर में कोई सेपरेशन इनकी नहीं हो पाई, अगली जनरेशन में ऐसे ही चली गई। ठीक है, एंड कैपेसिटी ऑफ दीज जीन्स टू रिटेन दियर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब देखो ध्यान दो फिर से, पेरेंट्स में ये जीन्स ऐसी थी, ठीक है, आगे भी ऐसे चलेगी, हम क्या बोल सकते हैं? पेरेंटल कॉम्बिनेशन एज इट इज रहे। ठीक है, ऐसे ही रहे बेटा पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटी ऑफ दीज जीन्स टू रिटेन दियर पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज लिंकेज। इसी को ही हमने क्या बोल दिया? लिंकेज बोल दिया। फिर से समझो बेटा,
एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पड़ी होती हैं उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लिंक्ड जीन्स। ठीक है, जैसे ये आपस में क्या होंगी? लिंक्ड जीन्स होंगी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, फिर देखो अगर ये जीन्स बहुत पास पास पड़ी हैं तो क्रॉसिंग ओवर में ये अलग नहीं हो पाएंगी, थोड़ी सेपरेट होंगी, है ना? ये नहीं अलग हो पाएंगी और अगली जनरेशन में ऐसे ही इसी फॉर्म में ही दोनों इकट्ठी यही जीन्स अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगी बेटा, और इसको हम क्या बोल देंगे? लिंकेज बोल देंगे। क्या बोलेंगे? लिंकेज। ट्रांसमिशन ऑफ लिंक्ड जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एज इट इज। क्यों बेटा? क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर में दे आर नॉट एबल टू सेपरेट, इज नोन एज लिंकेज। क्या बोलेंगे? लिंकेज। क्लियर बेटा? ठीक है, क्लियर। अच्छा आगे देखो, मॉर्गन क्लियरली प्रूव्ड लिंकेज इन ड्रोसोफिला। कल हम एक इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, इंसेक्ट का नाम था ड्रोसोफिला। ठीक है, और हमने एक साइंटिस्ट का नाम भी पढ़ा था, क्या नाम था? मॉर्गन। मॉर्गन इंपॉर्टेंट नाम है। लिंकेज टर्म भी इन्होंने ही दी थी, टर्म लिंकेज वॉज गिवन बाई मॉर्गन। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं लिखा होगा, ये भी लिख लो, टर्म लिंकेज वॉज गिवन बाई मॉर्गन। ठीक है, तो मॉर्गन ने लिंकेज को प्रूव किया। ठीक है, कि भाई इन जीन्स को, क्रोमोसोम के ऊपर जो पास पास जीन्स पड़ी होती हैं उन जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, और ये लिंक्ड जीन्स अगली जनरेशन में इकट्ठे ही चली जाती हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? किसके साथ, किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया? विद द हेल्प ऑफ ड्रोसोफिला। क्लियर हो गए ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, आगे देखो, लिंक्ड जीन्स, ये मैंने आपको समझा दिया। द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऐसी जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे पड़ी हैं, ठीक है, दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करती हैं। ध्यान दो, अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखो हमने पढ़ा था बेटा, ध्यान दो, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, यहाँ पे जीन्स पड़ी हुई हैं, ये कोई जीन्स है, ठीक है, और ये भी कोई जीन्स है। ठीक है, क्लियर ना बेटा? ये जीन्स ऐसे पड़ी हुई हैं। हमने पढ़ा था कि सेपरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स इन वन क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ जीन्स ऑन अनदर क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब एक पेयर के ऊपर जो जीन्स पड़ी हैं उसको दूसरे पेयर के ऊपर जो जीन्स पड़ी हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी अलग सेपरेट होंगी और ये अपनी अलग सेपरेट होंगी। दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर बेटा? अब देखो जरा ध्यान से इधर, जो ये वाली लिंक्ड जीन्स हैं, ये जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, चलो ए बी लिख लेते हैं, ए, यहाँ पे मैंने लिख दिया जीन बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए और यहाँ पे लिख दिया जीन बी। क्या ये दोनों जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर पाएंगी? नहीं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दो अलग अलग पेयर के बारे में। ठीक है, ये तो क्या है? सिर्फ एक ही पेयर है। तो बेटा एक पेयर के ऊपर जो जीन्स पड़ी हुई हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करेंगी। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये जीन्स अलग से सेपरेट होंगी। ठीक है, इस पेयर को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो ये जीन्स नहीं सेपरेट हुई तो ये सेपरेट हो जाएंगी, ऐसे थोड़ी ना होगा। ठीक है, अगर ये क्रोमोसोम उधर जाएगा, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम उधर जाएगा, और अगर ये क्रोमोसोम मूव करेगा तो दोनों जीन्स इकट्ठी मूव करेंगी। ठीक है, इफ देयर इज सेपरेशन ऑफ दिस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम अगर उधर एक पोल की तरफ जा रहा है, ये क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों जीन्स इसी क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी हुई हैं, ये इकट्ठी उधर जाएंगी, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करेंगी बेटा। ठीक है, फिर देखो, फिर समझो, हमने एक पॉइंट पढ़ा कि जो लिंक्ड जीन्स हैं, ये मैंने बनाई लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पड़ी हुई हैं उन जीन्स को हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। ये लिंक्ड जीन्स है। ठीक है, लिंक्ड जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करती हैं। वो कौन शो करेगा?
दो जीन्स जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो अगर ये जीन्स ऐसे पड़ी होती, ए जीन यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो ये जीन्स क्या शो कर रही हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट क्योंकि ये जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे पड़ी हैं तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करेंगी। समझ आ गया बेटा? ठीक है, ये देखो ये क्रोमोसोम पेयर अलग सेपरेट हो रहा है, ये क्रोमोसोम पेयर अलग सेपरेट हो रहा है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन्स पड़ी हैं तो लेना देना तो है इनको, ठीक है। तो ये दोनों इकट्ठी सेपरेट होंगी, अगर सेपरेट होनी है ये दोनों इकट्ठी सेपरेट होंगी। तो दीज आर द लिंक्ड जीन्स। क्लियर? तो लिंक्ड जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करेंगी। देख लो ये पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, क्लियर? ये शो करेंगे। आगे कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है पहले एक बार देख लो बेटा फिर से, क्या टॉपिक हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लिंकेज। ठीक है, लिंकेज क्या है? मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो दो जीन्स पड़ी होती हैं इकट्ठी, ठीक है, या एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पड़ी होती हैं, उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स। और अगर जीन्स पास पास पड़ी होंगी तो वो क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट नहीं हो पाएंगी, अगर इतने पास होंगी तो, ठीक है। अगर दूर होंगी, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया, तो चांसेस हैं कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान वो एक दूसरे से अलग हो जाएं। अगर इतने पास होंगी तो वो सेपरेट नहीं हो पाएंगी ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, और अगली जनरेशन में ऐसे ही चली जाएंगी। ठीक है, अच्छा आगे आओ। कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या है? पहले तो इसके साथ लिख लो, इट इज वेरी रेयर। रेयर, बहुत कम देखने को मिलती है। टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर वेरी नियर टू ईच अदर। वही वाली बात जो अभी हम ले रहे थे, ये दो जीन्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के बहुत पास पड़ी हुई हैं, एक क्रोमोसोम के ऊपर है, एक दूसरे के बहुत पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर। अंडरलाइन करो। और जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये सेपरेट नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और अगली जनरेशन में ऐसे ही चली जाएंगी, ए एंड बी, ठीक है, एंड इनहेरिटेड टुगेदर टू द नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे ही चलेगी, ठीक है, सेपरेट नहीं हो पाई। दिस इज नोन एज कंप्लीट लिंकेज। इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट लिंकेज। बट अपने याद रखना है, इट इज वेरी रेयर, ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज इज वेरी रेयर। प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन, कंसिस्ट ऑफ ओनली पेरेंटल टाइप। तो अगली जनरेशन में अगर देखो क्रॉसिंग ओवर में ये सेपरेट नहीं होंगी, मतलब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बन के आएंगे, तो अगली जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएंगे? पेरेंटल टाइप। सिर्फ क्या रह जाएंगे? पेरेंटल टाइप। ध्यान दो बेटा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लाइन को देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हमने बेटा पी प्लांट का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। मान लो ऐसे एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पड़ी है, कैपिटल टी, ठीक है, क्लियर बेटा? ठीक है, एक पेयर है, ऐसे ही स्मॉल टी, ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब इसमें जब हम F2 जनरेशन शो कर रहे थे तो हमारे पास देखो पेरेंटल टाइप बने, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। ये क्या था बेटा? दीज आर द टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट। इनको हमने क्या बोला था? रिकॉम्बिनेंट। क्यों? क्योंकि ये पेरेंटल से थोड़ा अलग था। और एक बने थे हमारे पास स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये तरह के कॉम्बिनेशंस बने थे, ठीक है। इसमें ये दोनों क्या थे? पेरेंटल थे, और ये क्या थे? रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट हमारे पास कब बनते हैं? किसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं? जब क्रॉसिंग ओवर होती है। ये देखो, ये बेटा एक होमोलोगस पेयर, ये मैंने बनाई क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, इन जनरल। तो जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो हमारे पास इस तरह से दो होमोलोगस क्रोमोसोम बनेंगे। ये बन गए होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर मैं इसको शो कर रही हूँ कि दिस इज मैटरनल, तो ये मैटरनल मैंने ऐसे डार्क कर दिया,
इसमें थोड़ा सा पोर्शन ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, ये क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ तो थोड़ा सा पैटर्नल पार्ट आ गया यहाँ पे, और इस पैटर्नल वाले में थोड़ा सा मैटर्नल पार्ट आ गया, ये वाला, ठीक है। तो ये हमने शो करा था एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब अगर जीन्स पास पास पड़ी होंगी, बहुत क्लोज, ठीक है, तो वो सेपरेट थोड़ी ना हो पाएंगी, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, तो हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। जैसे देखो, अगर हमने शो करा कि क्रॉसिंग ओवर के बाद ऐसा हुआ था, तो अगर क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं हुआ लिंक्ड जीन्स की वजह से, तो हमारे पास इसी तरह से ये क्रोमोसोम ऐसे ही पड़े रहेंगे विदाउट जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज्ड। तो हमारे पास ये वाले तो क्या थे, पेरेंटल टाइप, वैसे ही मेंटेन रहेंगे, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट सिर्फ कब बनते हैं, जब नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर होती है। अगर लिंक्ड जीन्स होंगी तो क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा और हमारे पास रिकॉम्बिनेंट नहीं बन के आएंगे, पेरेंटल कैरेक्टर ही मेंटेन रहेंगे, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा, तो F2 डाईहाइब्रिड रेशो, तो इसके लिए जो F2 डाईहाइब्रिड, नॉट मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड रेशो क्या आएगी हमारे पास, रेशो आएगी बेटा 3:1, 3:1, और ये दोनों क्या होंगे, ये होंगे सिर्फ पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप, ठीक है, क्लियर बेटा। इसमें किसी भी तरह के रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे। और देखो टेस्ट क्रॉस की रेशो कितनी आएगी, टेस्ट क्रॉस की रेशो वो कितनी आएगी फॉर लिंक्ड जीन्स, वो आएगी 1:1, ठीक है। और ये भी क्या होंगे, पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप, जैसे कि मोनोहाइब्रिड में आ रहे थे हमारे पास 3:1, तो 3 क्या थे, टॉल, 1 क्या था, ड्वार्फ, पेरेंटल टाइप थे, ठीक है। वैसे ही F2 डाईहाइब्रिड में यहाँ पे आ जाएंगे और टेस्ट क्रॉस में आ जाएगी 1:1, ठीक है। जनरल डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में, डाईहाइब्रिड की बात हो रही है, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में, ये भी डाईहाइब्रिड है बेटा। तो जनरली जब हम डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर रहे थे तो रेशो हमारे पास बन रही थी 1:1:1:1, यही बन रही थी, ठीक है। बट जब लिंक्ड जीन्स होंगी, लिंक्ड जीन्स होंगी, तो टेस्ट क्रॉस रेशियो कितनी रह जाएगी बेटा, ओनली 1:1। ये भी क्या है, पेरेंटल, ये भी क्या होगा, पेरेंटल, ठीक है। यहाँ पे ये पेरेंटल था, ये पेरेंटल था, और ये क्या थे, रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स, क्लियर ना बेटा। बट इसमें तो हमने क्या किया, अगर कंप्लीट लिंकेज है तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, हमारे पास सिर्फ क्या बन के आएंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बन के आएंगे सिर्फ, ठीक है। इसलिए टेस्ट क्रॉस रेशो कितनी आ जाएगी, 1:1। मोनोहाइब्रिड के लिए बेटा ध्यान दो, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मोनोहाइब्रिड जब हमने नॉर्मल बनाया था, मोनोहाइब्रिड, ठीक है, तो उसमें हमने टेस्ट क्रॉस इस तरह से बनाया था, और ये हमारे पास आगे थे इसके गैमेट्स, ये इसके कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, तो ये हमारे पास आ गई थी 1:1, ठीक है। ये आया था मोनोहाइब्रिड के लिए। डाईहाइब्रिड के लिए कैसे आएगा, कैपिटल R स्मॉल r, F1 को टेस्ट क्रॉस बनाना है ना हमने, तो F1 डाईहाइब्रिड का कैसे होता है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, और रिसेसिव पेरेंट स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। तो देखो इनके गैमेट्स कैसे बनेंगे, इसके तो आपको पता है कैसे बनते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, और इसके स्मॉल r स्मॉल y ओनली, ठीक है। फिर देखो हमारे पास कॉम्बिनेशन, पहले इसको इसके साथ करो तो क्या आया, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y पहला, फिर इसके साथ करो कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y, फिर थर्ड के साथ करो, है ना, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसके साथ लास्ट के साथ स्मॉल r स्मॉल y। ये नॉर्मल आ रहा है, ये नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की बात हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मली रेशो क्या थी, 1:1:1:1, ठीक है, डाईहाइब्रिड की। पर टेस्ट क्रॉस में ऐसी नहीं आएगी, क्योंकि अब देखो इसमें ये क्या थे, ये क्या बने, राउंड येलो बने, ठीक है, ये क्या बने, रिंकल्ड ग्रीन, जो हमारे पास पेरेंटल टाइप थे, ये क्या बने, दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। तो इन लिंकेज, इन कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज याद रखना है, कंप्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट्स आर एब्सेंट,
ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस रेशियो कितनी आ गई? ओनली 1:1। कितनी आ गई बेटा? 1:1। ठीक है, एक बार देखो अच्छी तरह पढ़ के इसको, क्लियर है कि नहीं? डाउट रह गया तो पूछ लो। डन बेटा? अच्छा, अब आगे आओ, इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज, अभी मैंने आपको बताया कि कंप्लीट लिंकेज इज वेरी रेयर। ठीक है, मोस्टली जो लिंकेज देखी जाती है वो कैसी होती है? इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, अब देखो ये क्या है? When genes are present on same chromosome, जब भी लिंकेज वर्ड आएगा ना, मतलब जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, पड़ी तो एक ही क्रोमोसोम पे है, ठीक है, बट वो ज्यादा क्लोज नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से दूर है। क्लियर बेटा? ठीक है, when genes are present on same chromosome, they have tendency to separate due to crossing over। जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी है बट वो ज्यादा पास नहीं पड़ी है, ठीक है, ज्यादा क्लोज नहीं पड़ी है, एक दूसरे से दूर पड़ी है, तो वो क्रॉसिंग ओवर में इजीली सेपरेट भी हो सकती हैं। ठीक है, देखो मान लो इस तरह से एक क्रोमोसोम है, ठीक है, हम ऐसे क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर जीन्स दूर दूर पड़ी है, मान लो एक जीन यहाँ पड़ी है, एक जीन यहाँ पड़ी है, ठीक है तो ये कौन सी जीन्स है? लिंक्ड जीन्स ही है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है बट दूर दूर पड़ी है, तो ये जीन तो इस क्रोमोसोम के ऊपर ही रह जाएगी और ये जीन दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर आ जाएगी, मतलब ये क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट हो सकती है। ठीक है, जो दूर दूर पड़ी होंगी जीन वो क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट हो जाएंगी। मीन्स इन इनकम्प्लीट लिंकेज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। इनकम्प्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, सो इन द नेक्स्ट जनरेशन रिकॉम्बिनेंट्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन एडिशन टू पेरेंटल टाइप, मतलब हमारे पास पेरेंटल के साथ साथ इनकम्प्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट्स भी आएंगे। ठीक है, क्लियर बेटा? रिकॉम्बिनेंट्स आर आल्सो देयर। आगे देखो, नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन कर लो और ध्यान से समझो। द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज लेस देन। अब रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर कहते कम होगा, किससे कम होगा? नंबर एक्सपेक्टेड इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, देखो ध्यान से समझना बेटा, ये लाइन ध्यान दो बेटा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिर से वही चीज आ रही है, ए जीन यहाँ पे पड़ी है, ऐसी ही सेम जीन यहाँ पे पड़ी है और ये मैंने अलग पेयर ले लिया। ठीक है, एक जीन यहाँ पे पड़ी है, एक जीन यहाँ पे पड़ी है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके बारे में था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था अबाउट द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोमल पेयर। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, तो हमारे पास रेशो कितनी आई थी? F2 रेशो, 9:3:3:1, 9:3:3:1। ठीक है, यही आई थी बेटा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से हमने पढ़ा था कि ये वाले 9 बेटा और ये 1, ये क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये क्या है बेटा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये दोनों, ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स। ये क्या है बेटा? रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब अगर इनकी परसेंटेज निकालें तो कितनी आती है रिकॉम्बिनेंट्स की? 3 + 3 कितने हो गए? 6 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। ठीक है, कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट करके देख लो। ये आ जाएगी बेटा 37.5। कितनी आ जाएगी? 37
37.5%। ठीक है, क्या निकाला हमने? रिकॉम्बिनेंस। क्या निकाला बेटा? रिकॉम्बिनेंस मीन्स अब देखो समझो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंगली रिकॉम्बिनेंस कितने हैं? 37.5%। ठीक है, क्लियर? मतलब जब क्रॉस बनता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, उसके बाद जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स में जो रिकॉम्बिनेंस हैं वो कितने आ सकते हैं? 37.5 आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्लियर? अब पढ़ो ये लाइन फिर से कि भाई इनकम्प्लीट लिंकेज में तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम है और उसके ऊपर जीन्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, बट वो जीन्स पास पास नहीं है, वो जीन्स दूर दूर है। ठीक है, दूर दूर है। ठीक है, क्लियर ना बेटा? तो इनकम्प्लीट लिंकेज में हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे, बट वो रिकॉम्बिनेंट्स उतने नहीं बनेंगे, मतलब उनकी परसेंटेज उतनी नहीं आएगी जितनी किस में आई थी? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आई थी। ठीक है, तो देखो फिर से लाइन ये, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स लेस देन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। साथ में लिख लो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कितनी थी? 37.5%। मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे बट लेस देन 37.5%। ठीक है, क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर? ये लाइन फिर से एक बार दोबारा पढ़ो, नहीं तो आगे समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस देन, यहां पे इनकम्प्लीट लिंकेज में जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे दे आर लेस देन 37.5%, जो किस में प्रेजेंट थे? इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में प्रेजेंट थे, उनसे कम ही रहेगी हमेशा। ठीक है, अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट लाइन हमें क्या बता रही है। इन डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इफ रिकॉम्बिनेंट्स आर, अब देखो इन डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में अगर रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं कितने बेटा? लेस देन 50%, लेस देन 50%। ठीक है, 50% से कम, मतलब बाकी के 50% क्या होंगे? पेरेंटल। अब देखो टेस्ट क्रॉस में मैंने रेशो लिख दी डाई हाइब्रिड की 1 1 1 1, यही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? पेरेंटल। ये भी क्या होगा? पेरेंटल। और ये क्या होंगे? रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं? अगर टेस्ट क्रॉस में रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस देन 50%, ये 50% से कम होंगे अगर। ठीक है, बाकी 50 क्या है? पेरेंटल। ठीक है, अगर ये 50% से कम होंगे मतलब वो जीन्स कैसी होंगी? लिंक्ड जीन्स। कैसी होंगी? लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि देखो यहां पे भी हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंगली रेशो कितनी निकाली है? 37.5% निकाली है, विच इज लेस देन 50%। इसका मतलब ये भी क्या जीन्स कैसी हैं? लिंक्ड जीन्स है। ऐसा हुआ था ना? देखो अब समझो, हमने बेटा मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कुछ पीछे पॉइंट्स पढ़े थे कि मेंडल बहुत लकी थे कि उन्होंने जो प्लांट चूज किया था वो पी प्लांट था। ठीक है, इवन पी प्लांट के अंदर जो मेंडल ने कैरेक्टर चूज किए थे उनके लिए भी वो बहुत लकी थे। ठीक है, क्यों बेटा? जैसे देखो, हमने डाई हाइब्रिड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया था विद जीन्स कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, स्मॉल आर, ध्यान से समझना, स्मॉल वाई, यही बनाया था। ठीक है, क्लियर बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया था अकॉर्डिंग टू मेंडल, जो उनका एक लॉ शो कर रहा था, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर बेटा? ठीक है, अब देखो, अब पीछे जरा आ जाओ, जहां पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाला टेबल बना पड़ा है अपनी बुक्स में, शाबाश। देखो जरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाला टेबल, वहां पे हमने पढ़े थे 7 कैरेक्टर थे टोटल। ठीक है, और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, डोमिनेंट कौन सा था और रिसेसिव कौन सा था। उससे आगे कॉलम दिया हुआ है क्रोमोसोम नंबर, कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर ये पड़े होंगे। ठीक है, क्लियर बेटा?
तो देखो ये R क्या था, राउंड, मतलब हमने यहाँ पे पी प्लांट के दो कैरेक्टर चूज किए थे, ठीक है। एक अबाउट द शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड, और दूसरा हमने लिया था बेटा ये येलो, दूसरा क्या था, कलर ऑफ द सीड। दूसरा कौन सा कैरेक्टर लिया, कलर ऑफ द सीड, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों कैरेक्टर के लिए जीन्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, क्रोमोसोम नंबर 7। कहाँ पे पड़ी हुई है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 7 पे पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने बना दिया क्रोमोसोम नंबर 7, ठीक है। और ये हमने बना दी जीन, कैपिटल आर, यहाँ पे मैंने बना दी कैपिटल वाई, और यहाँ पे बना दी कैपिटल आर, ये बना दी कैपिटल वाई, ठीक है। अब देखो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा लिंकेज, अगर उसको ध्यान में रखा जाए, ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन्स पड़ी होंगी तो उन जीन्स को हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। अब मेंडल बहुत लकी थे क्योंकि उस टाइम पे लिंकेज का या लिंक्ड जीन्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था, ठीक है। अगर उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट आया होता बेटा तो मेंडल ने ये जो थर्ड रूल दिया था अपना, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये एक्सेप्ट नहीं होना था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाली जीन्स तो एक ही क्रोमोसोम पे पड़ी हैं, ठीक है, ये जीन्स तो एक ही क्रोमोसोम पे पड़ी हैं, और इन जीन्स को हम क्या बोल देंगे, लिंक्ड जीन्स बोल देंगे, ठीक है। जबकि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको एक्सप्लेन किया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। जो हमें क्या बताता है कि सेपरेशन ऑफ जीन्स ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे तो एक ही पेयर की बात हो रही है, एक ही पेयर की बात हो रही है, ठीक है। और देखो अभी हम क्या लाइन पढ़ रहे हैं, अगर नॉर्मल टेस्ट क्रॉस देखें, नॉर्मल टेस्ट क्रॉस हम देखें, ठीक है, तो उसमें 50% नॉर्मली हमारे पास क्या आने चाहिए, 50% पेरेंटल आने चाहिए, ठीक है, और 50% हमारे पास क्या आने चाहिए, रिकॉम्बिनेंट, एग्जैक्ट अगर हम लें इन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अगर 50% से थोड़ा सा कम चले जाते हैं रिकॉम्बिनेंट, इसका मतलब वो जीन्स कैसी होंगी, लिंक्ड जीन्स होंगी, ठीक है। ये आना चाहिए था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास सीधी रेशो कैसी आनी चाहिए थी, 50% पेरेंटल आने चाहिए थे और 50% रिकॉम्बिनेंट आने चाहिए थे, ठीक है। बट ऐसा नहीं था, रेशो हमारे पास क्या आई थी, देखो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट कितने आए यहाँ पे 37.5%, बट क्योंकि उस टाइम पे लिंकेज नहीं आई थी तो इसी को ही एक्सेप्टेबल मान लिया गया, ठीक है। मतलब जो हमने पिछली लाइन पढ़ी, मतलब अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रेशियो कम आती है तो वो जीन्स कैसी मानी जाएंगी, लिंक्ड जीन्स। बट यहाँ पे हमने देखो प्रूफ देख लिया, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन्स पड़ी हैं, इसका मतलब ये जीन्स कैसी हैं, लिंक्ड जीन्स हैं। बट क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर बहुत दूर दूर पड़ी हुई हैं, सॉरी, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बहुत दूर दूर पड़ी हुई हैं बेटा, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रही हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब ऐसे एक्ट करेंगी जैसे दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मेंडल इस कॉन्सेप्ट को नहीं पहचान पाए। अगर उस टाइम पे ये लिंकेज आ गई होती, लिंक्ड जीन्स आ गई होती, तो मेंडल ने जो थर्ड रूल दिया था बेटा वो एक्सेप्टेबल नहीं होना था। तो फिलहाल हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा 37.5, ठीक है। अब देखो लास्ट वाली लाइन भी आपको समझ आ गई अच्छे से, क्लियर बेटा, ठीक है। तो इन डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इफ रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस देन 50%, उनको क्या माना जाएगा, लिंक्ड माना जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो उस हिसाब से तो ये भी क्या हुई, लिंक्ड, प्रूफ भी हमें मिल गया। बट क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यही मेथड अभी तक चलता है तो हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की यही रेशियो याद रखनी है, मतलब इससे कम वाले हम किस में लेंगे, लिंक्ड में लेंगे, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो लिंकेज, ठीक है। इससे आगे जो रिजल्ट आएंगे वो इसके साथ भी आएंगे, ठीक है, क्लियर। आगे बेटा नेक्स्ट, लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लिंकेज ग्रुप।
अब देखो ये समझो लिंकेज ग्रुप, ऑल द जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप मतलब रिलेटेड विद द लिंकेज, ठीक है, लिंक्ड जीन्स। तो देखो लिंक्ड जीन्स कहाँ होंगी, ऐसी जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी हुई हैं, ये वाली जीन्स, ठीक है, और एक दूसरे से जुड़ी पड़ी हैं, ऐसे पास पास हैं, इन सारी जीन्स को हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि पूरा एक ग्रुप बन गया जीन्स का, दिस इज नोन एज लिंकेज ग्रुप। क्या बोलेंगे, लिंकेज ग्रुप। तो ऑल द जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप, ये सारा बन गया लिंकेज ग्रुप बन गया, ठीक है। अच्छा आगे, बिकॉज द टू होमोलोगस क्रोमोसोम, अब देखो एक और मैंने इसका पेयर बना दिया, क्रोमोसोम ऐसे पड़ा होगा ना इन पेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर जीन्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे जीन्स पड़ी हुई हैं, तो ऐसी ही सेम जीन, मतलब उसी करैक्टर के लिए सेम जीन दूसरे क्रोमोसोम पे भी पड़ी होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसी ए बी सी डी ऐसी जीन्स पड़ी होंगी, ठीक है। मीन्स टू होमोलोगस क्रोमोसोम पोजेस आइदर सिमिलर या फिर एलील जीन, या तो सेम जीन होंगी या फिर इनके एलील पड़े होंगे ऑन द सेम लोकाई, सेम ही जगह पे, ठीक है, क्लियर ना बेटा। दे कंस्टिट्यूट सेम लिंकेज ग्रुप, तो देखो जो लिंकेज ग्रुप यहाँ पे पड़ा हुआ है वैसा ही सेम लिंकेज ग्रुप यहाँ पे पड़ा हुआ है, सेम, ठीक है, क्लियर बेटा। तो इसको मिला के हम क्या बोल देंगे, ओनली वन लिंकेज ग्रुप। क्या बोलेंगे, वन लिंकेज ग्रुप। फिर से समझो, एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, इन जीन्स को हमने लिंक्ड जीन्स बोल दिया बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्योंकि ये जीन्स ग्रुप में पड़ी हुई हैं तो इनको क्या बोल देंगे, लिंकेज ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा, लिंकेज ग्रुप बोलेंगे। अब ऐसी ही सेम जीन्स दूसरे क्रोमोसोम पे भी पड़ी होंगी, ठीक है, या इनके ऑपोजिट जीन्स भी हो सकती हैं, मतलब सेम कैरेक्टर के लिए, मतलब या तो सेम यही जीन होंगी या फिर इनके एलील होंगी। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये वाला भी यही लिंकेज ग्रुप है, सेम ही लिंकेज ग्रुप हुआ, तो इसको हम कंसिडर करेंगे ओनली वन लिंकेज ग्रुप। मतलब एक पेयर का बेटा क्या बन गया, एक लिंकेज ग्रुप बन गया, एक पेयर का एक लिंकेज ग्रुप, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब आगे देखो, तस नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन एनी स्पीशीज is equal to number of chromosome in its genome if it is haploid। अब अगर हैप्लॉइड है एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तब तो सीधा ही ऐसे ही होगा पूरे का पूरा सेट, तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने लिंकेज ग्रुप, ठीक है। अगर डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड ऐसे, ठीक है, अगर डिप्लॉइड है तो ये एक लिंकेज ग्रुप, ये दूसरा लिंकेज ग्रुप, ये तीसरा लिंकेज ग्रुप, क्योंकि सेम जीन्स है ना, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे लग गया बेटा पता, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, फिर हमने हैप्लॉइड ही कंसीडर करना है क्योंकि दोनों सेम जीन्स होंगी फिर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर। जैसे हम देखो, वी आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, 22 पेयर और साथ में XX अगर फीमेल की बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 22 पेयर, तो कितने लिंकेज ग्रुप, 22 पेयर है, 44 क्रोमोसोम टोटल है, ठीक है, बट 2 क्रोमोसोम सिमिलर है, मतलब यहाँ पे कितने लिंकेज ग्रुप हुए, 22, और एक यहाँ से आ गया, दोनों XX है, ठीक है, तो एक लिंकेज ग्रुप यहाँ से आ गया, टोटल कितने हो गए, 23, ठीक है। फिर से देखो, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन एनी स्पीशीज इज इक्वल टू, क्या ले लेंगे हम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स जीनोम इफ इट इज हैप्लॉइड, ठीक है, जीनोम में जितने पड़े हुए हैं, मतलब हैप्लॉइड है अगर, तो नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर अगर पेयर में ले तो पेयर का पूरा पेयर, दैट इज 23, ठीक है, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इफ इट इज डिप्लॉइड। देख लिया बेटा कैसे करना है। जैसे देखो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमन फीमेल में कितने लिंकेज ग्रुप हैं, बताओ जरा जल्दी आंसर दो। ह्यूमन फीमेल में कितने लिंकेज ग्रुप हैं, तो कैसे आपने देखना है, या तो आप हैप्लॉइड ले लो पूरा, ठीक है, तो हैप्लॉइड नंबर कितना हुआ, 23, ठीक है, या फिर डिप्लॉइड का पूरा सेट ले लो, कितना सेट हुआ, 23 का सेट है, तो वो भी कितना, 23, तो कितने लिंकेज ग्रुप हुए बेटा इन ह्यूमन फीमेल, दैट इज 23,
3 लिंकेज ग्रुप। अब आंसर दो, मेल में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? शाबाश, चीटिंग नहीं करनी बेटा। मेल में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? जल्दी, अब आप बोलोगे 23। हाँ शाबाश, 24 बेटा। ठीक है, 24 कैसे? मेल में देखो 22 ऑटोजोमल पेयर है, 22 ऑटोजोमल पेयर। ठीक है, तो वो तो ऐसे ही पड़े हुए हैं डबल सेट में। ठीक है, तो वो क्या आ गया? 22 लिंकेज ग्रुप यहां से आ गए। ठीक है, और दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन कौन से हैं? एक्स वाई। ठीक है, अब हमें पता है एक्स पे बेटा अलग जीन्स हैं, वाई पे अलग जीन्स हैं। मतलब ऐसे दो क्रोमोसोम है, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स पे अलग जीन्स होंगी और वाई पे अलग जीन्स होंगी, तो ये एक लिंकेज ग्रुप बन गया और ये एक अलग लिंकेज ग्रुप बन गया। जो जीन्स यहाँ पे पड़ी हैं वो ऐसी ही सेम जीन वाई पे थोड़ी पड़ी होंगी। ठीक है, जो एक्स पे पड़ी है वैसी सेम वाई पे नहीं पड़ी है। हमने पढ़ा था हेमीजाइगस इन कंडीशन। ठीक है, जो जीन्स एक्स पे पड़ी है उससे अलग जीन्स वाई पे पड़ी हैं। ठीक है, तो ये एक अलग लिंकेज ग्रुप, ये एक अलग लिंकेज ग्रुप, तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 और हो गए। +2 इज इक्वल टू कितने बेटा? 24 लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन मेल। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा देखो, अब कुछ एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल, मैन में फीमेल में 23 लिंकेज ग्रुप, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मेल में बेटा 24 लिंकेज ग्रुप, एनसर्कल कर लो, साथ में लिख लो एक्स और वाई। एक्स के आगे एक्स का एक अलग लिंकेज ग्रुप है, वाई का एक अलग लिंकेज ग्रुप है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, कल मैंने आपको बताया था 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम सीधा ड्रोसोफिला ले रहे हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं करा मेल या फीमेल, तो कितने लिंकेज ग्रुप आएंगे? 4। ठीक है, 4 पेयर है। 2n नंबर कितना है बेटा? 8। डिप्लॉयड नंबर कितना था? 8। ठीक है, तो कितने लिंकेज ग्रुप हो गए? 4 लिंकेज ग्रुप। मेज में, मक्की में 10 लिंकेज ग्रुप, डिप्लॉयड नंबर इसका कितना होता है? 20। लिख लो साथ में, मेज का 2n नंबर कितना होता है? 20। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया? 2n नंबर 20 है, हमने क्या लेना है यहाँ पे? हैप्लॉइड नंबर लेना है, तो कितना हो जाएगा लिंकेज ग्रुप? 10 हो जाएंगे। पी में 2n नंबर कितना है बेटा? 14, तो कितने हो जाएंगे लिंकेज ग्रुप? 7। ठीक है, 7 लिंकेज ग्रुप। देख लो, अब यहां तक कुछ पूछना है, फिर नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं बेटा, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लियर? अब देखो, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यहां पे इसका मतलब है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। ठीक है, अब आपको पता है फीमेल में कौन से हैं सेक्स क्रोमोसोम, मेल में कौन से हैं? फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम है XX। ठीक है, मेल में सेक्स क्रोमोसोम है XY। ठीक है, यहां पे बेटा सिर्फ हम बात करेंगे ओनली अबाउट द X। ठीक है, मतलब ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ठीक है, इसमें मेन टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज ओनली X लिंक्ड इनहेरिटेंस। मीन्स कुछ ऐसी जीन्स जो कहाँ पड़ी होंगी? X क्रोमोसोम पे पड़ी होंगी। कहाँ पे पड़ी होंगी? ऑन X क्रोमोसोम। ठीक है, देखो अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स 2 ही तरह के होते हैं, X एंड Y। लिख लो साथ में, X एंड Y। ठीक है, इन एडिशन टू सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स, ध्यान दो, जो X क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो जीन्स पड़ी हैं वो क्या कर रही हैं? सेक्स को डिटरमाइन कर रही हैं। ठीक है, बट इन जीन्स के अलावा बेटा उसके ऊपर और भी जीन्स पड़ी होती हैं, और भी कैरेक्टर के लिए जीन्स पड़ी होती हैं। जैसे मान लो ये जो ब्लू कलर वाली हैं, ये तो कैसी हैं? सेक्स डिटरमाइनिंग, जो एक सेक्स डिटरमाइन कर रही हैं कि आगे ये ऑर्गेनिज्म मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स। ठीक है, बट ये जो रेड वाली हैं ये किसी और कैरेक्टर के लिए हैं, एनी अदर कैरेक्टर, सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा। ठीक है,
किसी और कैरेक्टर के लिए भी यहाँ पे जीन्स पड़ी हो सकती हैं, ठीक है, ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर ना बेटा। ऑल्सो कैरी जीन्स फॉर सेवरल अदर कैरेक्टर्स, ये क्लियर हो गया। These additional genes travel along with the sex controlling genes, और ये जीन्स इनके साथ ही चलेंगी, ऐसे थोड़ी ना अलग हो जाएंगी। जैसे देखो, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया XX, ठीक है, when there is formation of gametes, तो ये सारी जीन्स ऐसे ही X में आ जाएंगी, मतलब जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो ये जीन्स गैमेट्स में आएंगी ना इनके साथ साथ। सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स के साथ साथ बाकी की जो और जीन्स हैं वो भी गैमेट्स में आएंगी। व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो ये जीन्स इनके साथ ही चलेंगी और अगली जनरेशन में भी ट्रांसमिट हो जाएंगी। गैमेट्स जब आपस में मिलेंगे, जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से आगे अडल्ट बनेगा, तो अगली जनरेशन में ये जीन्स ऐसे ही ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, क्लियर। तो these additional genes travel along with the sex controlling genes from generation to generation. Clear? These are called as sex linked genes. तो इन जीन्स को, ये वाली जो रेड कलर से हमने शो करी, इन जीन्स को हमने क्या बोल दिया? सेक्स लिंक्ड जीन्स। कौन सी जीन्स है बेटा? सेक्स लिंक्ड जीन्स, जो क्या करेंगी? सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स के अलावा और किसी करेक्टर के लिए जो जीन्स यहाँ पे पड़ी हैं, ठीक है, उन जीन्स को हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड जीन्स, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। किस पे पड़ी होंगी? सेक्स क्रोमोसोम पे पड़ी होंगी। एंड व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, तो ये जीन्स इन्हीं गैमीट्स के साथ अगली जनरेशन में चली जाएंगी। ठीक है, चल गई ना बेटा? ठीक है, अच्छा आगे, द करेक्टर कंट्रोल्ड बाई सेक्स लिंक्ड जीन्स। अच्छा, और ये जीन्स कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर शो करेंगी, ठीक है, कोई एक और कैरेक्टर, ठीक है, ये वाले कैरेक्टर नहीं, सेक्स डिटरमाइनिंग कैरेक्टर नहीं, ठीक है, उनके अलावा किसी और कैरेक्टर के लिए ये जीन्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय सेक्स लिंक्ड जीन्स आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। और इन जीन, ये जीन जिन कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट हैं, जो कैरेक्टर शो कर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। समझ आ गई बेटा बात? ठीक है, ऐसे कैरेक्टर जिनके लिए जीन्स कहाँ पे पड़ी हैं? सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी हैं, उनको बोलेंगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। एंड देयर इनहेरिटेंस, मतलब देयर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। समझ आ गया बेटा किसको बोला सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, इनके ऊपर सेक्स जीन्स के अलावा, मतलब जो जीन्स सेक्स डिटरमाइन करेंगे उनके अलावा कोई और भी जीन्स पड़ी हैं, और वो जीन्स गैमीट्स में इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम के साथ जाएंगी और अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाएंगी। तो इन जीन्स को हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड जीन्स, एंड दिस इनहेरिटेंस इज नोन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्लियर? ठीक है, बाकी बेटा कल करेंगे। थैंक यू सो मच। पहले यहाँ तक रिवाइज कर लेना अच्छे से, कोई डाउट रह गया होगा तो पूछ लेना। थैंक यू बेटा, बाय फॉर नाउ।